students, my name is Mohammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट चैप्टर 4 हमने स्टार्ट किया था और कल हमने चैप्टर 5 कल हमने इस चैप्टर का एक नया जो पोर्शन था स्टार्ट किया था स्पेक्ट्रम के लिहाज से। स्पेक्ट्रम हमने सीखा, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़रूर मार्क कीजिएगा। उसके बाद हमने स्पेक्ट्रम के बाद कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम देखा और एटॉमिक स्पेक्ट्रम देखा या लाइन स्पेक्ट्रम, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इन्हें मार्क कीजिएगा। और उसके बाद हमने मेथड टू व्यू द स्पेक्ट्रम, उसमें हमने एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो डिस्कस किया, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हें ज़रूर मार्क कीजिएगा। अब स्पेक्ट्रम क्या है कि अगर किसी मैटर में से एनर्जी एमिट हो रही है और आप उस एनर्जी को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से देखते हैं, या आप उस एनर्जी को प्रिज्म में से पास करवाते हैं, फिर उसमें से कलर्स देखते हैं कौन कौन से आ रहे हैं, या प्रिज्म में से पास नहीं करवाना तो डायरेक्ट आपके पास डिटेक्टर है, आप डिटेक्टर में उस लाइट को पास करवाते हैं और डिटेक्टर स्क्रीन के ऊपर आपको एक कलर दिखाने शुरू कर देता है, उससे आप स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब किस किस तरह के स्पेक्ट्रम थे ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने आज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्कस करना है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रम। आपने किया क्या, आपने हाइड्रोजन गैस को फिल किया एक डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि H2 जिसके साथ 2 लिख दूंगा वो गैस है, फिल्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। आपने इसे डिस्चार्ज ट्यूब में देखा, फिल किया, और इसका जो प्रेशर था वो स्पेसिफिक आपने इसके प्रेशर कर दिया जितना आपको रिक्वायर्ड था। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एट ए सर्टेन प्रेशर, और ट्यूब में आपने हाइड्रोजन का जो प्रेशर रखा वो एक ख़ास लिमिट तक रखा। उसकी वैल्यू यहाँ पे इसलिए नहीं बताएगी क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब की शेप डिफरेंट है, और उन शेप्स में डिफरेंट शेप के लिहाज से, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्चार्ज ट्यूब में आप प्रेशर कितना रखेंगे गैस का डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ ट्यूब, ठीक है, और जो बैटरी आपने उसके वोल्टेज अप्लाई की उन पर डिपेंड करता है। तो कोई फिक्स वैल्यू इसकी नहीं है क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ ट्यूब। अगर लेंथ ज़्यादा है तो प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, लेंथ कम है तो प्रेशर बहुत कम कर देते हैं, और वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़े से प्रेशर पे मैनेज कर सकते हैं, और अगर वोल्टेज बहुत कम है तो आपको प्रेशर बहुत ही कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई ख़ास वैल्यू नहीं बताएगी प्रेशर की। आपने क्या किया, जब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को क्या किया, हीट किया या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो क्या हुआ, रेडिएशन स्टार्ट हुई और हाइड्रोजन ने स्पेसिफिक जो है वो एनर्जी एमिट करना शुरू कर दी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हाइड्रोजन एमिट एनर्जी, हाइड्रोजन ने एनर्जी एमिट करना शुरू कर दी। अब अगर आप उस एनर्जी को या उन रेस को डिटेक्टर की मदद से देखेंगे तो आपको स्पेक्ट्रम जो है वो हाइड्रोजन से एमिट होने वाली एनर्जी का स्पेक्ट्रम नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया कि स्पेक्ट्रम ऑफ दिस एनर्जी, आपने इस एनर्जी का स्पेक्ट्रम देखा, कहाँ पर, व्यूड ऑन डिटेक्टर। आपने डिटेक्टर की मदद से स्पेक्ट्रम देखा। ज़रूरी नहीं है कि डिटेक्टर कोई इलेक्ट्रिक मशीन है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग शीट भी हो सकती है ये। तो अब यहाँ से जो स्पेक्ट्रम आपको नज़र आया वो एक्चुअली कम्बिनेशन था ऑफ डिफरेंट सेपरेट लाइंस का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑन डिफरेंट या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कि ये जो स्पेक्ट्रम आपको नज़र आया हाइड्रोजन का, आपने इस स्पेक्ट्रम को देखा तो उसमें आपको डिफरेंट लाइंस नज़र आनी शुरू होगी। स्पेक्ट्रम में लाइंस थी तो आपने उनको स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम दे दिया। उस एक लाइन में भी तकरीबन कोई 10 से 13 हज़ार तक जो है वो 1 इंच में लाइन है, यानी कि आप स्पेक्ट्रम देखेंगे
तो 1 इंच में जो आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप आप देखेंगे तो दैट विल बी अबाउट 10,000 to 13,000 नंबर ऑफ लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। खैर आगे चलते हैं बात को लेकर। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं इन्हें 5 ग्रुप्स में या 5 सीरीज में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दीज स्पेक्ट्रल लाइंस प्लेस्ड, या इन्हें नाम दे दिया गया या जो भी आप वर्ड सूटेबल आपको लगे, 5 स्पेक्ट्रल सीरीज, 5 सीरीज में इन्हें जो था वो क्लासिफाई कर दिया गया। और वो सीरीज के नेम क्या थे, इन स्पेक्ट्रल लाइंस के डिस्कवरर के नेम के लिहाज से थे। अब बटे स्टोरी इसमें क्या है, अब ज़रा बुक को साइड पर रख के ज़रा बात को सुनिएगा गौर से। आपने हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर दिया, हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल किया, रेज एमिट होना शुरू हो गई, एनर्जी एमिट होना शुरू हो गई। आपने उस एमिट होने वाली एनर्जी को, मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी बात करूंगा कि लेट्स से ये डिस्चार्ज ट्यूब है, आपने इस डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया, ठीक है, एट ए स्पेसिफिक प्रेशर। अब हाइड्रोजन गैस को फिल करने के बाद जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो इसमें से रेज एमिट होना शुरू हो गई हर डायरेक्शन में। और वो रेज एक्चुअली आपको रेज नज़र नहीं आएंगी, आपको एक ग्लो नज़र आ रहा होगा कि ये डिस्चार्ज ट्यूब ने ग्लो करना शुरू कर दिया। और लाइट हमें पता है इन द फॉर्म ऑफ रेज या वेव्स मूव करती है, तो एक्चुअली तो ये वेव्स ही हैं। अब आपने क्या किया, इन वेव्स को जब डिटेक्टर पे देखा तो डिटेक्टर पे जो आपको स्पेक्ट्रम नज़र आएगा, डिटेक्टर था जी, इस पे जो आपको स्पेक्ट्रम जो था वो नज़र आया, दैट स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ लाइंस। और ये ब्राइट लाइंस थी ऑन डार्क बैकग्राउंड, ठीक है। और ये आपको इस तरह नंबर ऑफ लाइन जो स्पेक्ट्रम दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब इस एक लाइन में भी नंबर ऑफ लाइंस थी। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, आए उन्होंने इस लाइन के बनने की वजह बता दी, ठीक है, किसी ने सेकंड लाइन के बनने की वजह बता दी, किसी ने थर्ड लाइन के बनने की वजह बता दी। और इस तरह ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही थी इनको 5 सीरीज में डिवाइड कर दिया गया। अब वो 5 सीरीज क्या हैं उनको हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले लेमैन सीरीज है, ये जो सीरीज है इसमें बनने वाला जो स्पेक्ट्रम है दैट स्पेक्ट्रम लाई इन यूवी रीजन। तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि स्पेक्ट्रम लाई इन यूवी रीजन। लेमैन के बाद बेटा बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज लाई करती है इन विजिबल रीजन, ठीक है। बाल्मर सीरीज के बाद नेक्स्ट वन इज पास्चन है, पास्चन सीरीज ये लाई करेगी इंफ्रारेड रीजन में। पास्चन के बाद ब्रैकेट सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज लाई करती है इंफ्रारेड रीजन में। और ब्रैकेट सीरीज के बाद बेटे पीफंड सीरीज आ जाती है एंड दिस सीरीज लाई इन इंफ्रारेड रीजन। ये सीरीज में पाई जाने वाली रेज कौन से रीजन में लाई करती हैं, ये MCQ भी है, आपको पता होना चाहिए कि अगर लेमन सीरीज़ है तो इसमें पाई जाने वाली जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो इंफ्रारेड उसमें यूवी रीजन में है, इसी तरह विजिबल रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में। ये आपको बेटे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। नीचे आपको टेबल भी एक दिखाया गया है, टेबल में आपको वेव नंबर बता दिया गया, वेवलेंथ बता दी गई। आप लेमैन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप उस टेबल को बस एक बार पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड अभी तक कोई MCQ या कोई क्वेश्चन नहीं आया, खैर आप एक बार उसे पढ़ लीजिएगा।
सबसे पहले जो सीरीज डिस्कवर की थी वो बाल्मर ने डिस्कवर की थी। बाल्मर ने जो स्पेक्ट्रल लाइन को डिस्कस किया, ये स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस पर कंसिस्ट कर रही थी और बाल्मर ने उन स्पेक्ट्रल लाइन को अल्फा, बीटा, गैमा का नाम दे दिया, क्योंकि बाल्मर ने जो था वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम इसने डिस्कवर किया था और इसके स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइन थी वो भी आगे फर्दर लाइंस में कंसिस्ट कर रही थी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि स्पेक्ट्रल जो लाइंस थी उन्हें इसने हाइड्रोजन अल्फा, इसी तरह बीटा और इसी तरह सोन लाइंस का नाम दे दिया। नेक्स्ट बेटे हमने डिस्कस करना है कि ठीक हो गया, हाइड्रोजन को आपने डिस्चार्ज ट्यूब में रखा, हाइड्रोजन से रेज एमिट हुई, आपने उन रेज का जब स्पेक्ट्रम देखा तो आपको ये स्पेक्ट्रल लाइन नजर आनी शुरू होगी। आपने इन स्पेक्ट्रल लाइंस को 5 सीरीज में जो था वो कैटेगराइज कर दिया। सीरीज के नाम क्यों रखे गए? जिस साइंटिस्ट ने स्पेक्ट्रल लाइंस को डिस्कवर किया था उसने अपने लिहाज से उस सीरीज का नाम रख दिया। तो ये 5 सीरीज़ थी, किन रीजन्स में लाई कर रही थी बता दिया। और बाल्मर की जो सीरीज़ थी विजिबल रीजन में लाई कर रही थी। विजिबल आपको पता है लाइट 7 जो है वो कलर्स पे डिपेंड करती है, तो उसने अल्फ़ा बीटा के लिहाज से आगे नाम भी दे दिया अपने फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस को। नेक्स्ट हमने बेटे डिस्कस करना है कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस बनी क्यों, आपको लाइन स्पेक्ट्रम ही क्यों नजर आया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ओरिजिन of hydrogen spectrum on the basis of Bohr's model. On the basis of Bohr's मॉडल। बोहर्स मॉडल के लिहाज से आपने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब कर देना है। अब बोहर्स क्या कहते हैं? बोहर कहते हैं जी कि सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साइड्स पर ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट्स में क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे क्वांटम नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। इसी तरह इन रेडियस इस तरफ कम है, ऊपर आते आते रेडियस बढ़ेगा, एनर्जी जो है वो ऊपर जाते जाते डिक्रीज़ होगी। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। अब वो कहते हैं जी कि अगर आपने हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में फिल किया और आपने क्या किया कि देखा स्पेक्ट्रम, आपको स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आएंगी, ऐसा हुआ क्यों? कहते हैं जी कि ये हुआ होगा कि जब आपने हाइड्रोजन गैस को हीट किया तो जो हाइड्रोजन गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके यहाँ आ जाए, या हो सकता है कि एनर्जी अब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ भी आ जाए। तो इसका मतलब चांसेस ये भी हैं कि जब एनर्जी अब्जॉर्ब करके इस तरफ आएगा, वापस आएगा, तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, यानी एनर्जी एमिट होगी, या अगर यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी एमिट करके इधर भी आ सकता है, आपको एक ख़ास किस्म की एनर्जी मिलेगी, या इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करके वापस पहले शेल में भी जा सकता है, तब भी आपको एक ख़ास किस्म की एनर्जी मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि हर केस में आपको एनर्जी मिल रही है। तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो कहते हैं माइट पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल्स में जा रहे हैं और डिफरेंट शेल्स में से आने वाली एनर्जी डिफरेंट है, इसीलिए आपको स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि व्हेन हाइड्रोजन हीटेड, आपने हाइड्रोजन को हीट किया, इलेक्ट्रॉन्स जंप इनटू हायर ऑर्बिट्स, के इलेक्ट्रॉन जो थे वो हायर ऑर्बिट्स में जंप कर गए। ठीक है, फिर उस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? केम बैक इन लोअर ऑर्बिट। तो इस दौरान उन्होंने क्या किया? एमिट एनर्जी भी एमिट की।
और इस एनर्जी ने विच गिव स्पेक्ट्रम, और इस एमिट होने वाली एनर्जी के जब आपने स्पेक्ट्रम देखे तो डिफरेंट केसेस में आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रम जो थे वो नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं जी कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा हो तब स्पेक्ट्रल लाइंस कुछ हो रहे हैं, किसी हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ रहा हो तो उस केस में आपको स्पेक्ट्रल लाइन डिफरेंट जो है वो नज़र आ रही होंगी। तो डिफरेंट केसेस हैं। अब लेमैन क्या कहना चाहता है, लेमैन सीरीज क्या है, अब ज़रा उस तरफ आते हैं। लेमैन ये कहता है कि अगर तो हाइड्रोजन में मौजूद इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की और वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट में चला गया या अपर एनर्जी लेवल में चला गया और एनर्जी को एमिट करता है और वापस आता है फर्स्ट शेल में। अब बेटा ज़रा बात को याद रखिएगा कि लेट लेमैन सीरीज क्या है। कहते जी कि लेट इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की, जंप कर गया इनटू हायर ऑर्बिट या अपर ऑर्बिट, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। लेट और वो अपर ऑर्बिट क्या है, N2 है। उसके बाद इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एमिट की और वापिस आया एंड केम बैक इन N1 और N1 में वापस आया। तो इस दौरान जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको नजर आएंगी वो सारी की सारी स्पेक्ट्रल सीरीज में होंगी। अब इसके केस में N1 जो है वो हमेशा आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट होगा, ठीक है, और जो N2 है वो सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, सो ऑन। यानी कि ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट में से अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले में आता है, तीसरे में से पहले में आता है, दूसरे में से पहले में आता है, फोर्थ ऑर्बिट में से फर्स्ट में आता है, फिफ्थ में से फर्स्ट में आता है, तो इस दौरान जो एनर्जी एमिट होगी अगर आप उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे वो स्पेक्ट्रल लाइन लेमैन सीरीज में होंगी, यूवी रीजन में जो है वो पाई जाएंगी। इसी तरह अगर आप बाल्मर सीरीज देखना चाहते हैं तो बाल्मर सीरीज के लिए बात सारी बेटे वही है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्ब की, अब्जॉर्ब करने के बाद ऊपर चला गया N2 में, N2 से एनर्जी को एमिट किया, वापस N1 में आया। तो इस केस में बाल्मर सीरीज़ के केस में जो N1 है आपके पास दैट इज़ सेकंड ऑर्बिट और जो N3 है आपके पास दैट इज़ जो है वो N2 आपके पास जो है वो थर्ड ऑर्बिट भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, सो यानी कि ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट में से अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब करके जंप करके वापस सेकंड ऑर्बिट में आता है तो इस दौरान जो एनर्जी एमिट होगी उसका स्पेक्ट्रम अगर आप देखेंगे तो वो बाल्मर सीरीज़ में स्पेक्ट्रल लाइंस पाई जाएंगी। इसी तरह लेम पास्टन के लिए N1 आपके पास 3 हो जाएगा और N2 आपके पास 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलें आसानी के लिए ताकि हमें याद रहे। मैं यहाँ पे पास्टन सीरीज़ लिख देता हूँ जी। पास्टन सीरीज़ के लिए N1 आपके पास 3 हो जाएगा और N2 आपके पास यानी कि हायर ऑर्बिट आपके पास 4, 5, 6 कोई भी हो सकता है। इसी तरह ब्रैकेट सीरीज़ के लिए अगर आप बात करेंगे तो इस केस में जो N1 है वो आपके पास 4th और N2 आपके पास 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। पी फंड आपने खुद से लिखना है, ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा सेल्फ आपको मैंने काम दिया, ये आपने खुद से करना है। तो ये बेटे ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। बड़ा आसान काम था अभी तक जो हमने स्पेक्ट्रम डिस्कस किया कि स्पेक्ट्रम क्या है, कितनी टाइप्स हैं स्पेक्ट्रम की, किस तरह स्पेक्ट्रम को देखा जा सकता है। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब हमने देखा तो हमें डिफरेंट सीरीज़ नज़र आई, उन सीरीज़ की रीज़न क्या थी ये हमने ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दैट इज़ वेव नंबर एंड वेव लेंथ है, तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने डिस्कस करना है वेवलेंथ या वेव नंबर ऑफ फोटोन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज। कैसे? बाय बोहर्स थ्योरी।
बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, थोड़ी सी इसमें मैथमेटिक्स है, प्रीवियस फार्मूला बेटे आपने बस याद रखना है इसमें। अब वो यहाँ पे ये कहते हैं कि वेवलेंथ या वेव नंबर जो है, वेवलेंथ और वेव नंबर ये डिपेंड करता है अपॉन किस पर जी, एनर्जी पे। ठीक है, ये हमने फार्मूला डिस्कस भी किया था कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। इसका मतलब अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगी, और अगर वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब किसकी एनर्जी की बात हो रही है जी, हम फोटोन की बात कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पे लिखूँगा कि वेवलेंथ और वेव नंबर डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, किसकी, एनर्जी ऑफ फोटोन की। ठीक है, अब लेट एक इलेक्ट्रॉन जो कि हायर ऑर्बिट से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आता है तो ऑब्वियसली एनर्जी एमिट होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि लेट इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये क्या करता है, जंप्स फ्रॉम n2 हायर ऑर्बिट है टू लोअर ऑर्बिट, और लोअर ऑर्बिट आपके पास n1 है। तो इस दौरान एनर्जी एमिट होगी। अब एनर्जी का जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एनर्जी का फार्मूला हमें पता है कि एनर्जी इक्वल है z² m⁴ डिवाइडेड बाई 8 ε0² n² और साथ में h², और ये सारा माइनस के साइन के साथ है। ये हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था एनर्जी का लास्ट टॉपिक में। तो इसका मतलब अगर आप n1 की एनर्जी देखना चाहते हैं तो दैट एनर्जी विल बी E1, और अगर आप n2 की एनर्जी देखना चाहते हैं तो एनर्जी विल बी E2। अब इलेक्ट्रॉन ने n2 से n1 में जंप किया, एनर्जी एमिट की, और एनर्जी जो डिफरेंस है दैट इज़ डेल E इक्वल होगा आपके पास E2 माइनस E1, या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि HV और ये इक्वल होगा E2 माइनस E1। ये दोनों इक्वेशन से मैं एनर्जी को लिख सकता हूँ। अब फिलहाल एनर्जी डिफरेंस देखते हैं जी कि एनर्जी डिफरेंस क्या है। डेल E आपके पास है जी E2, और E2 की जगह मैं इस इक्वेशन को सेट अगर करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ कि डेल E आपके पास, E2 आपके पास क्या है, z² m⁴ डिवाइडेड बाय, ये माइनस के साइन के साथ है याद रखिएगा, डिवाइडेड बाय 8 ε0² n1² और h²। सॉरी E2 के लिए है तो मैं यहाँ पे n2 लिखूँगा, माइनस E1 आपके पास क्या है, सेम इक्वेशन, फिर आप इसके साथ माइनस का साइन भी देंगे, ये माइनस तो फार्मूले वाला, फिर उसके बाद E1 लिखने जा रहे हैं तो E1 के साथ भी माइनस आप लिखेंगे, तो माइनस z² e⁴ m डिवाइडेड बाई 8 ε0² n2² और साथ में h²। बेटे आप क्या करेंगे, आप अगर देखें तो इसमें सिर्फ n1 और n2 डिफरेंट है, बाकी सारा सेम है। तो आप n1 और n2 को जो है वो कॉमन कर लें, तो डेल E आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस z² e⁴ m, दोनों के साथ था ऊपर, मैंने कॉमन ले लिया, 8 दोनों के साथ है, 8 को मैंने कॉमन ले लिया, ε0² दोनों के साथ है, ε0² को कॉमन ले लिया, h² दोनों के साथ है, h² को कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में आपके पास क्या बच जाएगा, 1/n2² माइनस 1/n1²। तो 1/ पहले n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। अब आप इस माइनस को ख़त्म करने के लिए आप इन दोनों को रिवर्स कर दें, मतलब माइनस ऑपरेट कर दें, n1 पहले आ जाएगा, n2 बाद में चला जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिखूँगा कि डेल E आपके पास इक्वल हो जाएगा z² m⁴ डिवाइडेड बाई 8 ε0² h², और ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा, 1/n1² माइनस 1/n2²। लें जी, मैंने माइनस ऑपरेट किया
और माइनस को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब ये जो फैक्टर आपके पास है सारा, ये सारे का सारा फैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आप लास्ट लेक्चर में भी सीख के आए हैं, दैट इज़ 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। तो मैं इसे लिखूंगा कि ये सारे का सारा फैक्टर कि z²e⁴m डिवाइडेड बाई 8 ε0² ये सारे का सारा इक्वल है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। तो इसका मतलब कि इस फैक्टर में आप 2.18 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी जी, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की तो दिस इक्वेशन विल बिकम डेल ई, ये सारा इक्वल हो जाएगा किसके 2.18 इंटू 10⁻18 और साथ में आप क्या लिखेंगे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। यहाँ पे बेटे n1 जो है वो लोअर ऑर्बिट है और n2 जो है वो हायर ऑर्बिट है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हम ये भी जानते हैं कि क्या कि डेल ई जो है या E2 माइनस E1 इक्वल है HV के। तो इसका मतलब यहाँ पे डेल ई की जगह हम HV पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि एज डेल ई इक्वल टू HV। तो आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। तो आप लिखें पुटिंग इन इक्वेशन 3, तो आप इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आप लिखेंगे जी HV डेल ई की जगह आपने लिख दिया, बाकी सारा वैसे ही है 2.18 इंटू 10⁻18। तो बेटे इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं और इस इक्वेशन की मदद से हम दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो है वो मालूम कर सकते हैं। n1 और n2 आप इन्हें एडजेसेंट ऑर्बिट भी कह सकते हैं, या ये लोअर ऑर्बिट है ये हायर ऑर्बिट है, इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम यही डिस्कशन कर दें हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, अगर इस डिस्कशन को हम हाइड्रोजन के लिए बात करें तो फॉर हाइड्रोजन Z आपके पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से Z को एलिमिनेट कर सकता हूँ, जो मैंने पहले नहीं किया, मैं आप कह रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर होती जाएं साथ साथ, और यहाँ से भी आप Z को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन ए थी आपके पास। अब आपने करना क्या है नेक्स्ट बेटे, हमें ये भी पता है कि डेल ई हमें पता है कि इक्वल है HV के, तो आप इक्वेशन ए में डेल ई की जगह HV भी पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि पुटिंग इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए में हमें पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा जी आपके पास HV इक्वल हो जाएगा किसके me⁴ डिवाइडेड बाई 8 ε0² और साथ में h², और साथ में आप क्या लिखेंगे जी 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ले जी, अब आपने अगर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए ये h इधर एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो v आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, या फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगी me⁴ डिवाइडेड बाई 8 ε0², h² पहले था, एक h और आया तो ये h³ हो जाएगा, ठीक है, और साथ में 1/n1² माइनस 1/n2²। ले बेटे ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर आपको n1 और n2 पता हो, ये सारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे बता दी, तो n1 और n2 अगर आपको पता हो कि हायर ऑर्बिट क्या था लोअर ऑर्बिट क्या था, तो आप इजीली एमिट होने वाली एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जो है वो बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेशन करनी है अबाउट वेव नंबर, ठीक है। तो मैं ये साइड रिमूव कर देता हूँ और वेव नंबर के लिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर, किस तरह हम वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव नंबर की तरह बेटे डेफिनेशन क्लियर करें, ज़रा ज़हन में सोचें क्या थी। नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर, कि एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स होंगी या 1 मीटर में कितनी वेव्स होंगी। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे जी यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर।
वेव नंबर हमने कैलकुलेट करना है। वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए एक थोड़ा सा हम रफ काम करेंगे। हमने जूनियर क्लासेस में सीखा है कि v इक्वल टू एफ लैम्डा या f इक्वल टू v बाय लैम्डा। अब इस केस में फ्रीक्वेंसी को हम v से डिनोट कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं v लिख दूंगा, ठीक है। स्पीड को हम c से डिनोट कर रहे हैं, मैंने c लिख दिया, और लैम्डा को हम लैम्डा से ही डिनोट करते हैं, मैंने लैम्डा लिख दिया। अब मुझे ये भी पता है कि लैम्डा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, ये हमने रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, प्लांक्स थ्योरी में। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह वेव नंबर पुट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। ज़रा इसको गौर से देखिएगा, मेरे पास लिखा हुआ है, या मैं इस रिलेशन को चेंज करके आपकी आसानी के लिए मैं इसे इस तरह लिख देता हूँ कि वेव नंबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तब भी बात यही है। मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ कि v इक्वल टू सी इंटू 1 बाई लैम्डा, और इस 1 बाय लैम्डा की जगह मैं ये वेव नंबर पुट करने जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा जी v इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इंटू वेव नंबर के इक्वल भी होती है। तो मैं डायरेक्ट अपनी बात यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा कि वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, वैसे हम अभी जानते नहीं हैं, लेकिन अब शायद हम याद कर लें तो शायद हम जान जाएँ कि v आपके पास इक्वल होगा c इंटू वेव नंबर। आपने करना क्या है, आपने इस वैल्यू को इक्वेशन a में पुट कर देना है, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन a में, सॉरी, आपने इस वैल्यू को इक्वेशन b में पुट कर देना है। जब आप इस वैल्यू को इक्वेशन b में पुट करेंगे तो मैं लिखूंगा जी, पुटिंग इन इक्वेशन b। आप इक्वेशन b में अगर पुट करेंगे तो इक्वेशन b हमारे पास किस तरह बन जाएगी, v की जगह उस इक्वेशन में मैं cv लिखूंगा, cv बार यानी कि वेव नंबर, ये सारा इक्वल हो जाएगा किसके, m e पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और उसके साथ आपके पास h क्यूब है, और ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा जी, 1 ओवर, गलती कर गया हूँ मैं, नहीं ठीक जा रहा हूँ, ठीक जा रहा हूँ, मैं समझा गलती कर गया हूँ, कैलकुलेशन ठीक हो गया, 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, और इससे मैं इस तरह इनक्लोज कर दिया। अब ये सारे का सारा जो कांस्टेंट है ये किसके इक्वल है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि m e पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये जो h था h क्यूब वैसे ही, और अगर मैं c को इस तरफ ले आऊँ, इसको कर ही देते हैं कंप्लीट पहले, अगर मैं c को भी इस तरफ ले आऊँ तो ये बन जाएगा जी v बार इक्वल हो जाएगा m e पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब और साथ में c, और ये सारा किसके इक्वल होगा, 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। अभी भी अगर आप इस सारे को देखें तो ये सारे का सारा कांस्टेंट है, मैस कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो अब ये जो सारा कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁻⁷ पर मीटर IS। ये कांस्टेंट की वैल्यू है, और इस कांस्टेंट को आप रेडबर्ग्स कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इस इक्वेशन में आपने कांस्टेंट की ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो वेव नंबर मैं यहाँ पे बेटे लिख रहा हूँ, टाइम कम है, स्पेस भी कम है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि बोर्ड में लिखा रहे वैसे ही। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, आप लिखेंगे जी v बार इक्वल टू 1.09678 इंटू 10⁻⁻⁷ और साथ में आप क्या लिखेंगे, 1 ओवर n स्क्वेयर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वेयर। तो ये आपके पास बेटे इक्वेशन बन जाएगी वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए।
ठीक है। अगर आपको n1 और m2 पता हो तो आप इजीली वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट टॉपिक में लेमन वेव नंबर कैलकुलेट किया गया, बाल्मर सीरीज़ के लिए वेव नंबर कैलकुलेट किए गए। मैं ये चाहता हूँ कि लेमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ के जो वेव नंबर हैं वो खुद से आप कैलकुलेट करें। इसी इक्वेशन को आपने यूज़ करना है। लेमन के केस में अगर आपको याद हो, लेमन सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि n1 हमेशा 1 होगा और n2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 कुछ भी हो सकता है। बाल्मर के केस में n1 हमेशा 2 होगा, n2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। इसी तरह पास्टन है, ब्रैकेट है, पीफंड है, आप उनके लिए मालूम कर सकते हैं। तो लेमन या बाल्मर सीरीज़ के जो वेव नंबर हैं वो आपने फर्स्ट 2 कैलकुलेट कर लें। व्हेन n1 इज इक्वल टू 1, सिर्फ n2 चेंज होगा लेमन के केस में, n2 को 2 के लिए कर लें, फिर n2 को 3 के लिए कर लें। फिर इस तरह बाल्मर के लिए n1 को आप 2 ही रखेंगे और फिर n2 को 3 कर दें, n2 को 4 कर दें। चीज़ें थोड़ी सी मैसअप होती जा रही हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जब आप खुद से बैठ के इसे सॉल्व करने शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा सब कुछ। बट ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने हमारा आज का टॉपिक सारे डिस्कस किए। मेरी आपसे बड़ी स्ट्रॉन्ग अपील यही है कि अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाइए और यूनिक नोट्स ज़रूर देखते रहें। साथ साथ MCQs, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs बताए गए हैं और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बताए गए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद नेक्स्ट टॉपिक हाजिर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बेटे। अस्सलाम वालेकुम।